बहुत समय पहले की बात है। भारत में विक्रमादित्य नामक एक राजा थे। वे अपनी दयालुता और बुद्धिमानी के लिए जाने जाते थे। उनकी प्रशंसा पूरे राज्य में होती थी। एक दिन राजा विक्रमादित्य के दरबार में एक ऋषि आए। महाराज, कृपया इस फल को राजकोष में रखवा दें। अवश्य ऋषि जी। अगले दिन ऋषि फिर आए और राजा को एक और फल देकर उसे राजकोष में रखने का अनुरोध किया। यह सिलसिला 1 साल तक चलता रहा। महाराज, राजकोष में एक अजीब घटना हो रही है, कृपया चलकर देखें। राजा दौड़ते हुए राजकोष पहुंचे। सारे फल कीमती रत्नों में बदल चुके थे। कोई भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। राजा और उसके मंत्री खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। महात्मा जी, आपने दरबार में पधार कर हमारा मान बढ़ाया है। मुझे आशीर्वाद दे। बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। और हाँ, तुम मेरी एक मदद कर सकते हो। घने जंगल में एक पीपल का पेड़ है। उस पर एक शव लटका हुआ है। मुझे देवी को प्रसन्न करने के लिए उस शव की बलि देनी है। उस जंगल में जाने से लोग डरते हैं। तुम्हें अमावस्या की रात को वहाँ अकेला ही जाना होगा। क्या तुम मेरे लिए उस शव को ला पाओगे? आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगा। राजा अमावस्या की रात को जंगल के लिए निकल पड़े। काली अंधेरी रात थी। जंगल में गहरा अंधकार था, पर बिना विचलित हुए और बिना डरे राजा आगे बढ़ते गए। जंगल के बीच में वे पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। पेड़ के चारों ओर कंकाल, खोपड़ी और हड्डियां जमीन पर बिखरी थी। पेड़ पर उल्टा लटका हुआ एक सफेद रंग का शव राजा को दिखाई दिया। राजा पेड़ पर चढ़ गए। उन्होंने सबको बड़ी तेजी से उतारा और नीचे उतर आए। उसे कंधे पर डालकर राजा वापस चलने लगे। अचानक से सब हंसने लगा। तुम कौन हो? मैं राजा विक्रमादित्य हूँ। आप कौन हैं? मैं बेताल हूँ। तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मुझे एक ऋषि ने भेजा है। उन्हें आपकी बलि देकर देवी को प्रसन्न करना है। ऋषि और मैं एक ही समय में जन्म लिए थे। अगर ऋषि मुझे प्राप्त कर लेगा तो वह मुझे मारकर अपनी शक्ति बढ़ा लेगा और बाद में वह तुम्हें भी मार देगा। तो बहुत बड़ा धोखेबाज है। मैंने ऋषि से आपको लाने का वादा किया है। चाहे मेरी जान भी चली जाए, पर वादा निभाने के लिए मुझे आपको ले ही जाना पड़ेगा। बेताल राजा से प्रभावित हो गया और उसने राजा को मदद करने का निर्णय किया। ठीक है, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा और अंत में एक सवाल पूछूंगा। अगर तुम्हारा उत्तर गलत हुआ तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, और अगर सही हुआ तो मैं वापस पेड़ पर चला जाऊंगा। अगर तुम चुप रहे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। क्या तुम्हें यह स्वीकार है? हाँ, मैं स्वीकार करता हूँ। बेताल जानता था कि राजा बुद्धिमान है और हमेशा सही उत्तर देंगे। बेताल ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। तो फिर सुनो राजन। बहुत समय पहले की बात है। मिथिला में उदयदित्य नामक एक बुद्धिमान राजा थे। वे अपनी प्रजा को बहुत प्यार करते थे। उनकी प्रजा उन्हें उनकी दयालुता, समानता तथा न्यायप्रियता के लिए बहुत पसंद करती थी। राजा की एक बेटी थी जिसका नाम पमंजरी था, जो बहुत ही बुद्धिमान तथा सुंदर थी। जो भी उसे देखता था बस देखता ही रह जाता था। जब वह विवाह योग्य हो गई तो उसके लिए ढेर सारे रिश्ते आने लगे। राजा और रानी के लिए योग्य वर का चुनाव करने की समस्या खड़ी हो गई। रानी, पमंजरी के लिए सही वर का चुनाव करना बहुत मुश्किल हो रहा है। हाँ महाराज, हमें सोच समझकर निर्णय लेना होगा। एक दिन उदयदित्य अपने सिंहासन पर बैठे थे। तभी एक सुंदर राजकुमार वहां आया। महाराज, मैं कलिंग का राजकुमार हूँ और राजकुमारी से विवाह की इच्छा लेकर आया हूँ। मैं तुम्हारी इच्छा का सम्मान करता हूँ। कलिंग हमारा पड़ोसी और मित्र राज्य भी है। तुमसे राजकुमारी का विवाह करने से हमारे संबंध और भी गहरे बन जाएंगे। लेकिन तुझमें ऐसी कौन सी विशेषता है जो तुम्हें दूसरों से अलग करती है? महाराज,
मैं एक योद्धा हूँ और बहुत अच्छे गुणों से संपन्न हूँ। मैं अपने देश की सेना का सेनापति भी रह चुका हूँ और कई युद्ध भी जीत चुका हूँ। राजकुमार की बात सुनकर राजा ने संतुष्ट होकर राजकुमार को अपने महल में राजकीय अतिथि के रूप में राजकुमारी का निर्णय आने तक ठहरने के लिए कहा। अगले दिन राजसभा में दूसरा राजकुमार उपस्थित हुआ और राजकुमारी के साथ विवाह करने की इच्छा से बोला। महाराज, मैं जनकपुर का राजकुमार हूँ। मैंने बहुत सारी धार्मिक पुस्तकें पढ़ी हैं और काफी समय से जीवन का सत्य ढूंढ रहा हूँ। ज्ञान की अपूर्व चाही मुझे सबसे अनुपम बनाती है। राजा राजकुमार से प्रभावित हुए और उसे अपने महल के अतिथि गृह में कुछ दिन ठहरने के लिए कहा। तीसरे दिन वैशाली का राजकुमार दरबार में उपस्थित हुआ और पमंजरी से विवाह करने की इच्छा से बोला। महाराज, मुझे ऋषि कश्यप का आशीर्वाद प्राप्त है। मैं पशु पक्षियों की भाषा को समझ सकता हूँ। राजा ने उनके गुण की प्रशंसा करते हुए उसे भी महल के अतिथि गृह में राजकुमारी के निर्णय तक ठहरने के लिए कहा। चौथे दिन मालवा का राजकुमार आया और उसने भी राजकुमारी से विवाह करने की इच्छा के बारे में बताया। महाराज, मैं बहुत ही धनी राज का राजकुमार हूँ। मेरा मानना है कि धन से ही शक्ति होती है। मैं एक व्यापारी हूँ और धन से धन कमा सकता हूँ। चारों राजकुमारों का विवरण सुनकर राजा और रानी असमंजस की स्थिति में आ गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वे कैसे अपनी पुत्री के लिए योग्य वर का चुनाव करें। उन्होंने अंततः निर्णय राजकुमारी पर ही छोड़ दिया। राजन, आप ही बताइए, राजकुमारी को किसे चुनना चाहिए? उसकी बुद्धिमानी और सुंदरता के हिसाब से कौन सबसे अधिक योग्य वर है? यदि राजकुमारी सच में बुद्धिमान है तो वह कलिंग के राजकुमार को चुनेगी। जनकपुर का राजा विद्वान तो है पर अच्छा शासक नहीं बन सकता है। वैशाली के राजकुमार पर ऋषि कश्यप की कृपा है। वो पशु पक्षियों की भाषा समझ सकता है और युद्ध के समय में उसका यह गुण किस काम का। मालवा का राजकुमार एक अच्छा व्यापारी तो है पर राजा बनने के लायक नहीं है। यदि राजकुमारी समझदार है तो वह अपने लोगों को भले को देखते हुए कलिंग के राजकुमार को ही चुनेगी। तुमने सही कहा राजन, लेकिन तुम भूल गए, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि अगर तुमने सही जवाब दिया तो मैं फिर से वापस उस पेड़ पे चला जाऊंगा। रुक जाओ बैताल, तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। मैंने ऋषि को वचन दिया है, तुम मुझे छोड़कर ऐसे नहीं जा सकते। रुक जाओ बैताल। विक्रम, तू वापस लौट जा, मैं नहीं आने वाला। चला जा।